जादुई बगीचे में बकरियों की खेती। बूढ़े मोहन और उसकी पत्नी कमला की कोई संतान नहीं थी। अब दोनों बहुत बूढ़े हो चुके थे। दोनों को ही एक दूसरे से प्यार था और बस दोनों एक दूसरे का सहारा थे। जब मोहन जवान था तो नौकरी किया करता था, लेकिन अब बुढ़ापा होने की वजह से वो नौकरी करने भी नहीं जा सकता था। कुछ सालों से मोहन ने अब मुर्गी पालनी शुरू की थी। मोहन के पास एक बहुत बड़ा बगीचा था। वो अपनी मुर्गियों को बगीचे में चरने ले जाया करता था। वहीं पर मुर्गियों को दाना पानी देता और सारा सारा दिन खुद भी बगीचे में रहना पसंद करता था। वहीं मोहन की मुर्गियां भी बगीचे में रहना बहुत पसंद करती थी। मोहन अकेला इतने बड़े बगीचे का मालिक था। इस बात से आस पड़ोस के लोग उससे बहुत जला करते थे और बड़े बड़े अमीर लोग उससे बगीचा खरीदने की बात करने आया करते थे। फिर एक दिन की बात है। देखो मोहन, तुम ये बगीचा मुझे बेच दो। वैसे भी तुम्हारी कोई औलाद नहीं है जो तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बन सके। बगीचा बेचकर तुम्हें मुझसे जो पैसे मिलेंगे उससे तुम और तुम्हारी पत्नी आराम से अपना बुढ़ापा गुजार सकते हो। मैं तो कहता हूँ, क्यों अपने बुढ़ापे को ऐसे ही खराब कर रहे हो? आज फिर भी तुम थोड़ा बहुत अपनी टांगे हिला रहे हो। कल जब तुम्हारी टांगे जवाब दे देंगी, तुम तब चलना फिरना बंद कर दोगे। तब कौन तुम्हारे लिए करेगा? देखिए भाई साहब, मैं ये बगीचा नहीं बेचना चाहता। मुझे और मेरी पत्नी को संतान नहीं है, लेकिन ये जो बगीचा है मैं इसी को अपनी संतान मानता हूँ। जानते हो, जब मैं शाम के समय इस बगीचे में बैठता हूँ तो वहाँ पर लगे पेड़ पौधे फूल जब मुझे ठंडी ठंडी हवा का एहसास करवाते हैं तो मुझे कभी भी ये महसूस नहीं होता कि मैं बिना संतान के हूँ। उस बगीचे में लगा एक एक फूल, हरी हरी घास और पेड़ पौधे सब सारी मेरी संतान है। वहाँ जाकर मुझे सुकून मिलता है। चंद पैसों के लिए अगर मैं वो बगीचा बेच दूंगा तो फिर जिंदगी के जो 4 दिन बचे हैं मैं वो भी चैन से नहीं जी पाऊंगा। हाँ, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इंसान कर ही क्या सकता है, समझा ही सकता है। जब तुमने समझना ही नहीं है तो तुम्हारी मर्जी। मोहन इस बगीचे को बेचना नहीं चाहता था, लेकिन बहुत सारे लोग आकर उससे बगीचा खरीदने की बात करते थे। साथ में अब मोहन के सामने एक परेशानी और आकर खड़ी हो गई थी। पहले तो वो मुर्गियां पालकर उनके अंडे बेचा करता था, जिससे उसका घर खर्च चलता था। लेकिन अब धीरे धीरे करके उसकी सारी मुर्गियां बीमार रहने लगी थी और एक एक करके मरने लगी थी। मोहन के पास अब 2-4 मुर्गियां ही बची थी। दोनों पति पत्नी बहुत परेशान थे कि अब अपने घर का खर्च कैसे चलाएंगे। अरे कमला, ओ कमला, ला मुझे थोड़ा सा नाश्ता दे, मुझे बगीचे में जाना है। सुनिए जी, नाश्ता तो मैं आपको दे देती हूँ, लेकिन आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? पहले तो अपनी बहुत सारी मुर्गियां थी जिनके अंडे बेचकर हम खर्चा निकाल लेते थे और अपना गुजारा चल पड़ता था। लेकिन अब हमारे पास इतनी मुर्गियां भी नहीं बची हैं कि जिनके अंडों को बेचकर हम गुजारा कर सके। हमें कुछ और भी काम करना पड़ेगा। मेरी तो ये भी समझ में नहीं आता कि आप रोज सुबह से शाम तक उस बगीचे में बैठकर करते क्या हैं? अरे ओ कमला, तुम क्या जानो वो बगीचा मेरे लिए क्या है? वो मेरे लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। जब मैं वहां जाकर बैठता हूँ तो मेरे मन को एक अजीब सा सुकून मिलता है। बस आप यही सुकून लेते रहना। अपनी कोई औलाद होती तो अभी बुढ़ापे में हमें इतनी चिंता नहीं होती। ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हमने कि इस बुढ़ापे और कमजोरी में भी हमें इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तुम फिर से शुरू हो गई? कमला, कितनी बार तुमसे कहूँ कि हम लोग निसंतान नहीं है। वो बगीचा ही हमारी संतान है। वहाँ के लगे फल फूल, हरी हरी घास, पेड़ पौधे सब हमारी संतान है। तुम मेरी तरह एक बार दिल से महसूस करके तो देखो, तुम्हें कभी भी ये महसूस नहीं होगा कि तुम निसंतान हो। अब तुम अपना नाश्ता खुद ही खाओ, मैं जा रहा हूँ बगीचे में। अरे सुनिए तो, नाश्ता करते जाइए। कहाँ जा रहे हैं? आपको दिन में भूख लगेगी। मोहन वहाँ से बिना खाए ही चला जाता है और आकर एक कुर्सी लगाकर बगीचे में बैठ जाता है और ठंडी ठंडी हवा का मजा लेने लगता है। कितना मजा है, कितना सुकून है इस ठंडी ठंडी हवा में। लोग पागल हो गए हैं जो कहते हैं कि मैं उन्हें बगीचा बेच दूं हैं।
तभी मोहन की नजर अपनी बची हुई मुर्गियों पर जाती है। उनमें से भी एक मुर्गी आज फिर से मर चुकी थी। हे भगवान, एक मुर्गी और मर गई। भगवान, आखिर तूने सोचा क्या है? मेरी सारी मुर्गी मर जाएंगी तो मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? मरती हुई मुर्गियों के लिए परेशान मोहन आंख बंद करके भगवान को याद करने लगता है। तभी थोड़ी देर में मोहन की आंख लग जाती है। मोहन की आंख अभी लगी ही थी कि उसे किसी बकरी की आवाज सुनाई देती है। अरे, मेरे कान क्यों बज रहे हैं? मुझे बकरी की आवाज क्यों सुनाई दे रही है? पहले तो मोहन को लगता है कि वो नींद में है, उसे नींद में ही किसी बकरी की आवाज सुनाई दे रही है। लेकिन जब वो आंखें खोलकर देखता है तो वो देखकर हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि उसके सामने कम से कम 50 बकरियों का झुंड उसके बगीचे में घास चर रहा था। हे भगवान, ये इतनी सारी बकरियां कहाँ से आई? ऐसा लगता है जैसे मेरे बगीचे में कोई बकरियों की खेती लग गई हो। लेकिन ये इतनी सारी बकरियां आई कहाँ से? तभी वहां पर रामू आ जाता है। रामू मोहन के कहने पर कभी कभार बगीचे की सफाई कर दिया करता है। साहब, ये मेरी बकरियां हैं। माफ करना साहब, मेरे पास इनको खिलाने के लिए इतनी घास नहीं है और बकरियां भी इतनी ज्यादा है कि मैं उनके लिए इतना चारा नहीं जोड़ सकता। इसलिए अभी मैं इनको चराने के लिए बाहर जा रहा था, तभी बकरियों को आपके बगीचे में इतना सारा हरा हरा घास दिखा तो ये घास खाने के लिए बगीचे की ओर भाग चली आई। मेरा यकीन मानिए साहब, इन्हें मैं यहाँ नहीं लाया, ये अपने आप यहाँ आ गई हैं। मैं अभी इन्हें यहाँ से निकालता हूँ। अरे नहीं मोहन, तुम इन्हें रहने दो। वैसे भी इन बगीचे में बहुत सारी घास हो गई थी और पुरानी घास तो बहुत बढ़ गई थी। ये बकरियां भी भूखी हैं, कम से कम इनका पेट तो भर जाएगा। तुम ऐसा करो, बीच बीच में इन बकरियों को यहाँ लाया करो। इतना बड़ा बगीचा है, बेचारी यहाँ पर आकर घास खा लिया करेंगी। मालिक, क्या करूं? मेरे पास इतना समय नहीं रहता कि मैं इनको चराने भी ले जाया करूं। मुझे बहुत दूर दूर तक बगीचों की सफाई करने जाना पड़ता है। समय कम होने की वजह से मैं इनकी देख रेख भी नहीं कर पाता। खुद परेशान हूं मैं इनसे। क्या तुम इतनी प्यारी और भोली बकरियों से परेशान हो? वैसे तुम्हारे पास इतनी सारी बकरियां आई कहाँ से? साहब, ये बकरियां मेरे ससुराल वालों की है। मेरे ससुर चारवाहे थे, उनका कोई बेटा भी नहीं है। एक ही बेटी थी जिसकी शादी मुझसे हुई है। अब मेरे ससुर इस दुनिया में नहीं रहे तो ये सारी बकरियां मुझे ही अपने साथ लानी पड़ी। मेरे पास खुद के लिए और अपने परिवार के लिए खाने को कुछ नहीं है, तो समझ नहीं आता इन बकरियों को क्या खिलाऊं। मोहन कुछ सोच में पड़ जाता है और रामू से कहता है, हाँ रामू, तुम्हें काम होगा ना, बगीचों की सफाई करने जाना होगा तो तुम जाओ। मैं तब तक तुम्हारी बकरियों की देख रेख करूंगा। शाम को आकर अपनी बकरियों को ले जाना। जी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बकरियों को देखकर मोहन सोच में पड़ जाता है और उसे लगता है कि शायद अब यही उनके घर खर्च का जरिया बनेगी और ये भगवान का ही भेजा हुआ उसके लिए इशारा है कि वो बकरियों को पाले। तभी थोड़ी देर में मोहन की पत्नी कमला उसके लिए हाथ में खाने का टिफिन लेकर आती है और जब बगीचे में कमला इतनी सारी बकरियों को देखती है तो वो भी हैरान रह जाती है। हे भगवान, इतनी सारी बकरियां! क्या कोई नया कारोबार खोल लिया क्या आपने? ऐसा महसूस होता है जैसे अपने बगीचे में बकरियों की खेती उगाई हो। तुम सही कहती हो कमला, ये बकरियों की खेती ही है। पहले मुझे भी यही लगा था। ये सारी बकरियां रामू की हैं, जो अभी अभी यहाँ छोड़ कर गया है। तो अब क्या तुम बकरियां संभालने का काम करोगे? चलो पहले नाश्ता कर लो, मैं तुम्हारे लिए टिफिन लेकर आई हूँ। मुझे पता है तुम भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। पहले जल्दी से खाना खा लो, फिर जो करना है बाद में करते रहो। अरे कमला, पहले इधर तो आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। खाना वाना तो मैं बाद में खा लूंगा। हाँ जी, ऐसी क्या बात करनी है कि आप खाना छोड़कर पहले बात करना चाहते हैं? नहीं तो खाना छोड़कर आप कभी कोई बात नहीं करते। मोहन कमला को सारी बात समझाता है। कमला भी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। आप सही कहते हैं जी, शायद अब यही हमारे बुढ़ापे की कमाई का साधन बनेगी। लेकिन इतनी सारी बकरियों का हम मोल कैसे चुकाएंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं रामू को देने के लिए बकरियों के बदले में। तुम चिंता मत करो भाग्यवान। जब मैं नौकरी करता था तब बुढ़ापे के लिए मैंने थोड़ा बैंक में डिपॉजिट करवाया था। वही पैसे निकालकर हम बकरियों का मोल चुकाएंगे।
और फिर बकरियों की अच्छे से देख रेख करेंगे। जब हमारी बकरियां दूध देने लगेंगी तो दूध बेचकर जो पैसा आएगा उससे फिर से हम बैंक में अपने बुढ़ापे के लिए थोड़ा थोड़ा डिपॉजिट करवाते रहेंगे और साथ में घर खर्च भी निकालते रहेंगे। सही कहते हैं जी आप। मुझे तो पता ही नहीं था आप इतना आगे का सोच रहे हैं। मैं तो बस छोटी छोटी बातों से ही घबरा जाती थी, लेकिन आप तो हम दोनों के लिए बहुत लंबा सोचते रहे। अरे तुम चिंता ना करो, सब सही होगा। तभी शाम को जब मोहन काम से लौटता है और अपनी बकरियां लेने बगीचे में आता है तो मोहन उससे बकरियां खरीदने की बात करता है। ये बात सुनकर रामू भी बहुत खुश होता है। अरे साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इन बकरियों को खरीदना चाहते हैं। वैसे भी मुझसे इतना नहीं हो पा रहा था। अपने काम के साथ साथ मैं इन बकरियों की देखभाल बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था। बेचारी खामोखा कमजोर हो गई थी। चलो, आपके पास इतना बड़ा और अच्छा बगीचा तो है जिसमें वो अच्छे से घास चर के अपना पेट भर लेंगी, और ये बकरियां आपके पास मुझसे ज्यादा खुश रहेंगी क्योंकि मुझे पता है आप इनका अच्छे से ख्याल रखोगे। इन बकरियों को आप ही रख लीजिए। अरे ये तो अच्छी बात है। मोहन रामू से वो सारी बकरियां मोल देकर खरीद लेता है। अब मोहन और उसकी पत्नी कमला बकरियां खरीदकर बहुत खुश थे। दोनों पति पत्नी बकरियों की खूब सेवा करते हैं। मोहन तो अब बगीचे में पहले से भी ज्यादा समय गुजारने लगा था। वो बकरियों को बहुत अच्छे से चराता था। थोड़े समय बाद उसकी बहुत सारी बकरियां दूध भी देने लगी थी। बकरियों का दूध महंगा बिकता है, इस वजह से वो पैसा भी बहुत अच्छा खासा कमा रहे थे। अब मोहन और कमला का बहुत अच्छे से काम चलने लगा था। साथ में कमला को भी अब इस बात से शिकायत नहीं थी कि वो निसंतान है, क्योंकि वो भी मोहन की तरह अब खुश रहने लगी थी। लंबे थन वाली जादुई बकरी। नारद नाम के चरवाहे के पास कुछ भेड़ें थी। वो भेड़ें चराने का काम करता था। जब वो भेड़ें चराने ले जाया करता था तब उसकी पत्नी मालती भेड़ों के रहने की जगह को अच्छे से साफ करती और उनके लिए अच्छा अच्छा चारा और पानी लाकर रख देती थी। नारद और मालती की एक बेटी मधु थी। उसे अपनी भेड़ों से बहुत प्यार था। स्कूल से फ्री होने पर उसे जितना भी समय मिलता था वो अपनी भेड़ों को चारा खिलाती, पानी पिलाती और उनके साथ बहुत खुश रहती। और छुट्टी वाले दिन तो उन्हें चराने भी ले जाया करती थी। फिर एक दिन की बात है, मधु अपनी भेड़ों को चराने के लिए घर से थोड़ी दूर ले गई। सारी भेड़ें बड़े आराम से चर रही थीं और मधु ने अपने दोपहर का खाना निकालकर जैसे ही खाना शुरू किया कि तभी उसे कहीं से एक बकरी के रोने की आवाज आने लगी। अरे ये किसकी आवाज है? ये मेरी भेड़ों की आवाज तो नहीं लग रही है। हाँ, शायद ये किसी बकरी के रोने की आवाज लग रही है। मधु के देखने पर पता चलता है कि एक बड़े बड़े थन वाली बकरी भूख के मारे रो रही है। मधु उसके बड़े बड़े थन देखकर हैरान रह जाती है। आज से पहले उसने इतने बड़े बड़े थन वाली बकरी कहीं नहीं देखी थी। अरे बाप रे, इतने बड़े बड़े थन वाली बकरी मैंने तो आज तक नहीं देखी। तुम कौन हो? कहाँ से आई हो और क्यों रो रही हो? मेरा नाम छाया है। मेरे मालिक ने मेरे बड़े बड़े थनों की वजह से तंग आकर मुझे जंगल में छोड़ दिया। सभी मेरे बड़े बड़े थन देखकर मुझसे दूर भागते हैं। जंगल में मुझे जंगली जानवरों से बहुत डर लग रहा है, कहीं मुझे कोई खा ना जाए। अरे तुम चिंता ना करो, तुम्हारे मालिक ने तुम्हें घर से निकाल दिया तो क्या हुआ? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। छाया मधु की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उसके साथ घर आ जाती है। घर पर जब मधु के माता पिता छाया को देखते हैं तो मधु पर बहुत गुस्सा करने लगते हैं। ये क्या मधु, तुम किसकी बकरी उठाकर ले आई हो, और वो भी इतने बड़े बड़े थन वाली बकरी? ये तो मुझे एक नंबर की बेकार बकरी लग रही है। जाओ इसे वापस छोड़ाओ। नहीं माँ, ये वापस नहीं जाएगी। छाया हमारे साथ ही रहेगी। लेकिन मधु, तुम इतने बड़े बड़े थन वाली बकरी का करोगी क्या? मुझे तो लगता है इसके थनों में कोई बीमारी हो गई है, जिसकी वजह से इसके थन इतने सूज गए हैं। हम नहीं चाहते कि एक बीमारी वाली बकरी हमारे भेड़ों के साथ रहे और हमारी भेड़ों को भी इसकी वजह से कोई दिक्कत हो। और वैसे भी इसके रहने के लिए जगह ही नहीं है। हमारी भेड़ें इसे अपने साथ रहने नहीं देंगी। मैं अपनी जगह में से किसी के साथ जगह नहीं बांटूंगी। हाँ, मैं भी इसके साथ अपनी जगह नहीं बांटूंगी। ये हमारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि ये हमारी बिरादरी की भी नहीं है। देख लिया मधु बेटा तुमने, भेड़ें भी इसे पसंद नहीं कर रही हैं। जाओ और इसे वापस छोड़ कर आओ।
आप सब चिंता मत करो, इसे तुम सबके ऊपर बोझ बनाने के लिए नहीं लाई हूँ। मैं खुद छाया की सेवा करूंगी और उसके लिए एक अलग छोटी सी जगह बना लूंगी। मधु, तुम दिन भर दिन जिद्दी होते जा रही हो। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि तुम इस बकरी का और इसके बड़े बड़े थनों का करोगी क्या। माँ बाबा आप चिंता न करें, आप अपनी भेड़ों को संभालिए, मैं अपनी छाया को देख लूंगी। मधु छाया के लिए बाहर दूसरी तरफ रहने के लिए एक छोटी सी जगह बनाती है और उसे खाने के लिए चारा और पानी देती है। चारा खाकर छाया मधु की सेवा से बहुत प्रसन्न हो जाती है और मधु से कहती है, मधु तुम कितनी अच्छी हो, अपने माँ बाप से बगावत करके मेरी सेवा कर रही हो। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अंदर से जाकर बर्तन ले आओ और मेरा दूध निकालो। छाया, क्या तुम दूध देती हो? हाँ मधु, मैं बहुत सारा दूध देती हूँ। मधु दूध निकालने के लिए अंदर से जाकर एक छोटा सा बर्तन लेकर आती है, लेकिन छाया उसे कहती है कि उसका दूध इतने छोटे से बर्तन में नहीं आएगा। फिर मधु जाकर दूध के लिए एक बड़ा सा बर्तन लेकर आती है। मधु को इतना बड़ा बर्तन ले जाता हुआ देख उसके माता पिता हैरान रह जाते हैं। जब मधु छाया का दूध निकालने लगती है तो वो इतना बड़ा बर्तन 1 मिनट में भर जाता है। छाया मधु से और बर्तन लाने के लिए कहती है। मधु और बर्तन लेकर आती है और वो बर्तन भी दूध से मिनटों में भर जाता है। धीरे धीरे करके घर के सारे बर्तन छाया के दूध से भर जाते हैं। ये सब देखकर मधु के माता पिता हैरान रह जाते हैं और आकर छाया से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। देखा माँ बाबा, मैं कहती थी ना छाया बहुत अच्छी है, वो कोई मामूली बकरी नहीं है। हाँ मधु, तुम सही कहती थी, हम ही गलत थे। छाया, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें अपने साथ रखने से इनकार किया, तुम्हारे थनों को एक बीमारी का नाम दिया। हमें नहीं पता था कि तुम कोई मामूली बकरी नहीं बल्कि जादुई बकरी हो। हाँ छाया, हमें क्षमा कर दो, हमने तुम्हारा निरादर किया। हमें नहीं पता था कि भगवान ने कुछ न कुछ सोच समझकर तुम्हें हमारे घर में हमारी गरीबी को दूर करने के लिए भेजा है। छाया, अब हम तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं करेंगे। तुम हमारे इसी घर में रहोगी और हम मिलकर तुम्हारी खूब सेवा करेंगे। अरे धीरे बोलो मालती, कोई आस पड़ोस वाला हमारी बातें सुन ना ले और किसी को हमारी छाया के बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि वो एक जादुई बकरी है और इतना सारा दूध देती है। लेकिन ये सारी बातें नारद का पड़ोसी हडिम्बा दीवार के उस पार से सुन रहा था। अरे बाप रे, तो ये बात है। ये बकरी 10 दिन पहले मुझे जंगल में दिखी थी, लेकिन मुझे अजीबोगरीब लगी, इसलिए मैंने इसे घर नहीं लाया। इस बकरी पर तो पहला हक मेरा है। इतना दूध देने वाली बकरी नारद मैं तुम्हारे घर में कैसे रहने दे सकता हूँ? मैं आज रात को ही इस बकरी को तुम्हारे घर से गायब कर दूंगा। नारद और मालती के साथ साथ भेड़ें भी छाया को अपना लेती हैं और अपने साथ रहने के लिए जगह दे देती हैं। वही रात को जब नारद, मालती और मधु सो जाते हैं तो दीवार से कूदकर हडिम्बा छाया को चुराने के लिए आता है। जैसे ही वो छाया को खोलकर अपने साथ ले जाने लगता है, तभी छाया उसे अपनी सींगों से जोरदार टक्कर मार देती है। हडिम्बा उछलकर दीवार से टकराता है। वहीं दीवार के साथ एक बड़ी सी कील लगी होती है। हडिम्बा के कपड़े उस कील में फंस जाते हैं और वो दीवार के साथ लटक जाता है, जिस वजह से वो दीवार से नीचे नहीं उतर पाता। छाया और उसके साथ भेड़ें जोर जोर से चिल्लाकर अपने मालिक को जगाने लगती हैं। आवाजें सुनकर जब नारद, मालती और मधु बाहर आते हैं तो वो हडिम्बा को दीवार से लटका हुआ पाते हैं। हडिम्बा, तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो और तुम दीवार के साथ कैसे लटक गए? नारद, मुझे यहाँ से नीचे उतारो, मैं नीचे उतर नहीं पा रहा हूँ। छाया, मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो ना? देखिए जी, मुझे तो लगता है ये जरूर मेरी छाया को ही चुराने आया होगा। छाया, तुम ठीक हो ना? नारद सारे गांव वालों को इकट्ठा करता है और हडिम्बा को सब मिलकर बहुत पीटते हैं। पूछने पर हडिम्बा सबको सच सच बता देता है कि वो छाया की चोरी करने आया था, जिस वजह से चोरी करने के जुर्म में गांव वाले उसे और मारते हैं। अच्छा सबक सिखाकर उसकी पहली और आखिरी गलती समझकर उसे माफ कर देते हैं। इस तरह से छाया के कभी न खत्म होने वाले दूध को बेच बेच कर नारद अब गांव में सबसे अमीर बन चुका था। उसका घर भी किसी महल से कम नहीं था। उसके पास 4 गाड़ियां थी। वहीं मधु अपनी छाया के साथ बहुत खुश रहती थी। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।